फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइफ साइंस विद प्रतिभा। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। तो गाइस, आई होप आपने मेरे कुछ पिछले वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें मैंने एक दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बताया था, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी एलाइजा, जिसको समझने के लिए मैंने सेपरेटली एंटीबॉडी पर एक वीडियो बनाया था ताकि हम लोग एलाइजा टेक्निक को अच्छे से समझ सकें। तो एंटीबॉडी के बाद एलाइजा एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ एलाइजा आई होप आप सभी ने वॉच कर लिया होगा। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें क्या रहता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब हमारे जो काम की चीज है यहाँ पर वो आती है डीएनए की बात। अगर हमें अपने डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए, तो हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। अब भाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ही क्यों यूज कर रहे हैं? डीएनए की कॉपीज चाहिए तो वो हम रेप्लिकेशन करके भी बना सकते हैं, या फिर हम जीन क्लोनिंग भी कर सकते हैं जिससे हमें बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। तो इस टेक्निक की खास बात यह है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यानी अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टेम्पलेट डीएनए है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो इस टेक्निक की मदद से बहुत ही कम टाइम में, यानी कि ये टेक्निक बहुत फास्ट भी है, तो बहुत ही कम टाइम में हमें मिल जाएंगी हमारे डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज। या फिर अगर हम जैसे डीएनए की बात करें तो हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहता है हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल का। तो one strand is 5 prime to 3 prime and the other strand is 3 prime to 5। अब गाइस, क्योंकि ये हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी कॉपीज बनाना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक करते हैं। यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है बेस पेयर के बीच में, उसको हम ब्रेक कर देते हैं ताकि ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं और सिंगल सिंगल स्ट्रैंड का जो एम्पलीफिकेशन है, यानी कि एक एक स्ट्रैंड की बहुत आसानी से अलग अलग कॉपीज बन पाए। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीसीआर, या फिर उसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, या फिर हम बोल देते हैं पीसीआर मशीन। अब ये एक ऐसी मशीन है जो कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि चेन रिएक्शन है, यानी कि थोड़ी लंबी रिएक्शन ये चलने वाली है। तो इस लंबी से रिएक्शन को चलाने के लिए ये मशीन प्रोवाइड करती है हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन के लिए जो पूरा खेल है वो है टेम्परेचर का। कभी हमें चाहिए होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर और कभी चाहिए होता है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, तो कभी बहुत ही कम टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम यहाँ पर ये पीसीआर मशीन करती है, जिसको हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, अब किसी ना किसी ने इस टेक्निक को डेवलप तो किया ही होगा, तो साइंटिस्ट का नाम लेना हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे कैरी म्यूलिस, जिन्होंने कि 1983 में पीसीआर को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, और इन्होंने एक छोटे से डीएनए सेगमेंट को, जिसमें कि उनका स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट था। अब देखिए, तो उन्होंने क्या करा, उस डीएनए को एम्पलीफाई किया। अब अगर अब हम हेलिकल मॉडल को या फिर इस डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को इन दो लाइंस के फॉर्म में देखें कि ये एक स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर्स। बेस पेयर्स हमारे पास रहते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। आई होप आप सभी को पता होगा कि ये 4 बेस पेयर्स ही मिलके डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जैसे ये दो स्ट्रैंड्स हैं, तो इसमें अलग अलग बेसेस यहाँ पर ऐड होंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेके 4 ही बेसिस का चल रहे हैं। सपोज यहाँ पर है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन
एंड साइटोसिन। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा दूसरा स्ट्रैंड, उसमें रहेगा थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अब ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये बेस पेयर्स एक्चुअल में आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो इनके बीच में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो एडेनिन और थायमीन है, ये हमेशा आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से अटैच रहते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन जो हैं वो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज लाइंस आर इंडिकेटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो साइटोसिन एंड ग्वानिन हमेशा ही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में अटैच रहते हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, बेस पेयर्स के बीच में प्रेजेंट इन बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, ताकि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाए, जिसकी हम लोग फर्दर एम्प्लीफिकेशन कर सकें। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब यहाँ पर यही है कि अपने डीएनए सेगमेंट की हम बना रहे हैं मल्टीपल कॉपीज। तो अब हम लोग बात करते हैं इनके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आगे वीडियो में हम लोग इसके कंपोनेंट्स के साथ साथ इसके प्रिंसिपल को समझेंगे और जानेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि कहाँ पर हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, या इस रिएक्शन का यूज करके हम लोग लैब कंडीशंस में कैसे अपने डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन तो हम रेप्लिकेशन से भी कर सकते थे, जैसा मैंने कि पहले बताया, पर क्योंकि हमें लैब कंडीशंस में इसको परफॉर्म करना है, बहुत सारे कॉपीज बनानी है, तो हमें इस रिएक्शन को कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं, कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तभी जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब ये जो पीसीआर रिएक्शन है, ये हम टेस्ट ट्यूब्स में परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम लैब में कर रहे हैं। तो इनके लिए जो ट्यूब्स आती हैं बहुत छोटी सी ट्यूब्स होती हैं और उनको हम बोलते हैं पीसीआर ट्यूब्स। तो ये वो स्पेशल ट्यूब्स हैं जिसमें हम पीसीआर की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अभी गाइस आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कंपोनेंट्स को समझने से पहले या उनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा और हम लोग इन 3 वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर पॉलीमरेज क्या है, इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। तो देखिए पॉलीमरेज एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या काम करेगी, ये अपने नाम का उठाएगी पूरा पूरा फायदा और डीएनए को करेगी पॉलीमराइज। तो ये एंजाइम क्या परफॉर्म करती है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी कि ये बहुत सारी सिमिलर यूनिट्स को जोड़ती चली जाएगी और एक बहुत लंबी सी चेन का फॉर्मेशन कर लेगी। और चेन का फॉर्मेशन करने से यहाँ पर ये भी मतलब है कि ये जो रिएक्शन है बहुत सारे स्टेप्स में चलने वाली है। तो पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन का काम करके डीएनए के स्ट्रैंड को करेगी एम्प्लीफाई या फिर उसको कर देगी इलोंगेट। अब पूरा का पूरा डीएनए हम लोग कभी भी एम्प्लीफाई नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब सपोज करिए आप किसी का डीएनए ले रहे हैं, सपोज ई कोलाई, किसी बैक्टीरिया का आप डीएनए ले रहे हैं, या फिर आप ह्यूमन के ही किसी डीएनए का सेगमेंट स्टडी करना चाह रहे हैं, तो डीएनए तो बहुत लंबा है, तो पूरे के पूरे डीएनए को हम कभी भी एम्प्लीफाई नहीं करते हैं। जस्ट सपोज जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है, द वन स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द अदर स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये भी ध्यान रखिएगा कि डीएनए एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होता है। डीएनए इज अ पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें 2 पोल्स हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू दी 5 प्राइम फॉर दी अदर स्ट्रैंड। तो अब पूरे के पूरे डीएनए को हम एम्प्लीफाई नहीं करेंगे। इसमें से सपोज कर लीजिए कोई एक सेगमेंट डीएनए का ऐसा है जो है आपके काम का सेगमेंट ऐसा कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। मतलब जीन क्या है? इट इज जस्ट अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो सपोज करिए कि इस पोर्शन में कोई ऐसा ए बी सी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ए बी सी कोई जीन है जो कि इस पोर्शन में प्रेजेंट है। अब आपको पूरे डीएनए में से सिर्फ इसी पोर्शन को स्टडी करना है
क्योंकि ये जीन है आपके काम का। इस जीन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हो सकता है आपको एक मॉडिफाइड क्रॉप डेवलप करनी हो, तो उसके लिए इस जीन की स्टडी आपको करना बहुत जरूरी है। तो उस जीन को स्टडी करने के लिए आप पूरे डीएनए में से सिर्फ इसी जीन पोर्शन को एम्पलीफाई करेंगे। टेक्निक जब हम लोग स्टडी करते हैं ये, तब हम लोग बार बार इसी वर्ड का यूज करते हैं कि हम डीएनए का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं और डीएनए की कॉपीज बन रही हैं। तो वहां पे हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि जब भी हम बोल रहे हैं डीएनए एम्पलीफिकेशन, डीएनए मल्टीपल कॉपीज, तब हम उस एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो खुद हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज जो है वो तो हमारा डीएनए ही है ना। तो यानी कि पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास डीएनए टेम्पलेट। ये वही टेम्पलेट है जिसके पास है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, और उसी के लिए इसका हम एम्पलीफिकेशन करने जा रहे हैं। तो इसीलिए डीएनए टेम्पलेट सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा प्राइमरी कंपोनेंट आप इसको मान के चल सकते हैं। उसके बाद इसको इलोंगेट करने के लिए हमें सीधा सीधा पॉलीमरेज काम नहीं करने वाली है, तो हमें चाहिए होते हैं प्राइमर्स। अब प्राइमर्स वाला क्या चीज आ गई? तो प्राइमर्स क्या होता है? ये छोटा सा स्ट्रेच होता है डीएनए का या फिर आरएनए का। अभी यहाँ पर हम डीएनए के टेम्पलेट को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो जो प्राइमर्स हम यूज करते हैं वो हमारे डीएनए के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो हम लोग डीएनए के ही प्राइमर्स का यूज करते हैं। अब ये जो प्राइमर्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथ इनके बेस पेयर्स की नहीं होती। शॉर्ट स्ट्रेच, अब कितना शॉर्ट? 18 से लेके 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बस ये रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। Oligonucleotide. So this is a short stretch of oligonucleotide of about 18 to 22 nucleotides long, which is known as primer. ये प्राइमर क्या करेगा? हमारे डीएनए के टेम्पलेट पर जहां भी जाकर ये बाइंड होगा, सपोज अब हमने डीएनए को, आप ये समझ लीजिए कि ब्रेक कर दिया। अब ये एक स्ट्रैंड हमारे पास डीएनए का है, अभी सिर्फ हम इस एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। तो ये प्राइमर क्या करेगा? जहां भी जाके बाइंड करेगा, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये हमेशा बाइंड करता है। तो जहां भी जाके ये बाइंड करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा हमें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हम लोग इसमें यूज करेंगे, उसकी भी बात करेंगे हम, कौन सी स्पेशल पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं इस टेक्निक में। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम इस प्लेटफॉर्म को आके पहचान लेगी कि हाँ, इससे ही आगे जाकर मेरे को डीएनए में डीएनटीपीस को ऐड करना है, या यहीं से मेरे को इस स्ट्रैंड को आगे इलोंगेट करना है। तो प्राइमर्स हमें एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर द इलोंगेशन ऑफ फर्दर स्ट्रैंड। प्राइमर्स के बाद इलोंगेशन के लिए हमें चाहिए पॉलीमरेज। तो पीसीआर में जो पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं, अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें टेम्परेचर का अप एंड डाउन चलता रहेगा, तो हमें एक बहुत ही स्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम यूज करनी पड़ेगी, जो कि हो सकता है जब हम डीनेचरिंग के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो एंजाइम भी ब्रेक हो जाए, डीनेचर हो जाए, पर हमें तो उस एंजाइम का यूज करना है। तो हम ऐसी एंजाइम लेंगे जो कि थर्मोस्टेबल हो, यानी हाई टेम्परेचर्स को भी वो टॉलरेट कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेशल एंजाइम यूज करते हैं विच इज नोन एज टैप पॉलीमरेज एंजाइम। और गाइस, कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम होगी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड को इलोंगेट करती है, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम के पास 3 प्राइम एंड पर फ्री OH ग्रुप लगे होते हैं। तो ये फ्री OH ग्रुप ही क्या करते हैं, आगे 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 स्ट्रैंड को इलोंगेट करते चले जाएंगे। तो पॉलीमरेज को हमेशा ये 3 प्राइम खाली चाहिए, वहां पर उसको OH चाहिए ताकि वो स्ट्रैंड को आगे इलोंगेट कर सके। तो थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, ये जो टैग यहाँ पर है
ये बता रहे हैं कि एंजाइम हमने कहां से आइसोलेट करा है, थर्मस एक्वेटिकस। So this is a special polymerase which is used in the PCR. अब अगली चीज कि डीएनए के स्ट्रैंड पे हमने प्राइमर लगा दिया, ये टैग पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा और स्ट्रैंड को आगे इलोंगेट करेगा। अभी इलोंगेट करने के लिए तो इसको यहाँ पर जो बेसिस प्रेजेंट हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करने पड़ेंगे, तो उनको हम यहाँ पर बोलते हैं DNTPs, विच इज deoxynucleotide triphosphate, deoxynucleotide triphosphate। अब इसमें जैसा कि हमें पता है कि डीएनए में हमारे पास 4 बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो चारों के लिए हमारे पास अलग अलग डीएनटीपीज हैं जिनको हम बोलते हैं, एडेनिन के लिए जैसे है DATP, ग्वानिन के लिए सिमिलरली DGTP, थाइमिन के लिए DTTP एंड साइटोसिन के लिए वी हैव DCTP। तो ये डिफरेंट डीएनटीपीज हैं जो हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग नहीं, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस स्ट्रैंड में आके इन डीएनटीपीज को ऐड करेगी और हमारे डीएनए के स्ट्रेच को या स्ट्रैंड को आगे इलोंगेट करेगी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इन सब का एक ट्यूब में काम करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जो हम लैब में प्रोवाइड कर सकें ताकि ये रिएक्शन हो सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर बफर। बफर का काम कहीं भी आप देख लो होता है कि ये पीएच को मेंटेन करके रखता है और हमें स्टेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है जो हमें किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए चाहिए होती हैं। तो हम बफर लेंगे, साथ ही साथ हमें कभी कभी चाहिए होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं बाइवेलेंट आयंस का, जैसे कि मैग्नीशियम। अगर बफर में ऑलरेडी मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कुछ बफर्स हमें ऐसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बफर्स हम लोग यूज करते हैं, तो कुछ बफर्स में मैग्नीशियम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो आप उसके कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं कि बफर में क्या क्या ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आपके बफर में मैग्नीशियम नहीं है तो हमें एज अ सिक्स्थ कंपोनेंट एक कोफैक्टर यूज करना पड़ता है एज मैग्नीशियम, जो हम लोग यूज करते हैं साथ में ताकि जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो अच्छे से कैटेलाइज हो पाए। कोफैक्टर का काम यही होता है कि वो फर्दर रिएक्शन को कैटेलिसिस में हेल्प करता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे पीसीआर के। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक ट्यूब में लेते हैं, जो कि मैंने बताया हम लोग पीसीआर ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब के अंदर हम लोग ये सारे कंपोनेंट्स मिक्स कर देते हैं। ये पूरे के पूरी ट्यूब हम उठा के डाल देते हैं हमारे पीसीआर मशीन के अंदर। पूरी की पूरी ट्यूब हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेसेस रहते हैं ट्यूब्स को फिट करने के लिए, तो इस पीसीआर मशीन के अंदर ये पूरी की पूरी ट्यूब हम उठा के रख देंगे। अब ये मशीन क्या करेगी, इस ट्यूब को या इन सारे कंपोनेंट्स को वो अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी स्पेसिफाइड टाइम पर, जो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए, जो हमारे डीएनए को एम्पलीफाई होने के लिए चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की, किस बेसिस पे ये काम कर रहा है। प्रिंसिपल तो इसका बस इतना सही है कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनटीपीज को प्राइमर के आगे 3 प्राइम एंड से जो है इलोंगेट करती चली जाती है, क्योंकि इसको 3 प्राइम फ्री मिल गया। बट जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज 5 to 3 प्राइम ओनली, क्योंकि ये 5 प्राइम स्ट्रैंड से आ रहा है ना प्राइमर भी, तो प्राइमर 5 प्राइम to 3 प्राइम आ रहा है और उसी को आगे जो है ये पॉलीमरेज इलोंगेट करती है और साथ ही साथ ये थर्मोस्टेबल है, तो ये टेम्परेचर के अप एंड डाउन को टॉलरेट कर पाती है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पीसीआर। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिएक्शन चल रही है इस मशीन के अंदर ये 3 मेन स्टेप्स में होती है। वैसे तो हम लोग कई बार इसको 5 स्टेप्स के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर जो मेजर हम लोग जहां बुक्स में देखते हैं, अगर बहुत ऊपर से इसका जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट समझें
तो हमें वो 3 स्टेप्स में समझाया गया है, विच इज डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। अब बात करेंगे हम लोग इसके प्रोसीजर या फिर स्टेप्स इन्वॉल्व की। अब देखते हैं गाइस कि कैसे ये 3 स्टेप्स हमारे पीसीआर की मशीन परफॉर्म करके हम लोगों को दे रही है। तो पहला स्टेप है जैसे कि डीनेचुरेशन। पता चल रहा है कि किसी चीज को हटाने का या तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस डी वर्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो डीनेचुरेशन का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, उसको हम डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ले आएंगे, यानी उसे हम डीनेचर कर देंगे। इस डीनेचरिंग करने के लिए हमें एक बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में वो बॉन्डेड हैं, उनके जो बेस पेयर्स हैं वो बहुत टाइटली अटैच्ड हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यानी डीनेचर करने के लिए हमें एक हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक्चुअली में हम नहीं बनाते हैं, ये मशीन सारे काम परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। The one strand is 3 to 5 prime and the other strand is 5 to 3 prime anti-parallel to the first strand. अब इसमें हमारे पास हम लोग बेसिस को शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाएंगे। तो सपोज ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इस टेम्पलेट पर भी यहाँ पर बेसिस प्रेजेंट होंगे AGTC सो ऑन, और सेकेंड टेम्पलेट पर भी हमारे पास यहाँ बेसिस प्रेजेंट होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो रखे हैं। तो अब क्या होगा, इसको हम डीनेचुरेशन जब होता है इसका, तो हम टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन के अंदर दैट इज 94 डिग्री सेल्सियस से लेके 96 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो होगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप विच इज डीनेचुरेशन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये ब्रेक हो गया। सिमिलर वे में हमें ये दूसरा स्ट्रैंड मिलेगा, इसके ये बॉन्ड्स भी ब्रेक हो गए एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये हो गया डीनेचुरेशन। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ जो कि है अनीलिंग। अब अनीलिंग के टाइम पे ये मशीन क्या करेगी, हमें एक लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देगी जो कि प्राइमर्स को अनील होने के लिए चाहिए। तो अनीलिंग हम बात करते हैं कि जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हमने बोला था हम प्राइमर्स का यूज करते हैं, तो वो प्राइमर ही है जो कि इन स्ट्रैंड्स पर आके बाइंड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, जो कि आगे फर्दर डीएनटीपीस की हेल्प से इस स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगी, बाद में इलोंगेट करेगी। तो एनीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइमर्स का। अब जो प्राइमर्स हम यूज कर रहे हैं अनीलिंग कराने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं अब वो टेम्परेचर हो जाएगा कम। तो टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है 55 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक ये वेरी करता है। अलग अलग मशीन्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग या उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत डिफर आपको देखने को मिलेगा। हियर 94 to 96 फॉर डीनेचुरेशन, देन 55 to 60 डिग्री सेल्सियस हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पर प्राइमर्स आके एनीलिंग कर पाए। अब हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैंड को लेकर चल रहे हैं। एक ही स्ट्रैंड की हेल्प से अभी हम समझेंगे कि आगे एक्सटेंशन कैसे हो रहा है। वही सिमिलर प्रोसेस हमारा दूसरे स्ट्रैंड के साथ होता है और बाद में हमें मिल जाती हैं मल्टीपल कॉपीज। तो अभी हम इस 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले की बात करते हैं। सो वी हैव दिस स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पर आएगा प्राइमर, तो प्राइमर आएगा ये ऐसे आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम आके जो है प्राइमर यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब ये जो प्राइमर है
ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, यानी कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन होने वाला है उसको ये इनिशिएट करने का एक तरीके से काम कर रहा है। तो एनीलिंग के बाद हम लोग इसका एक्सटेंशन कराते हैं, और एक्सटेंशन कराने के लिए हम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम का। टैग पॉलीमरेज, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो थर्ड स्टेप हमारा रहेगा, और इसमें हम लोग टेम्परेचर जो प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रैंड्स को, वो रहता है हमारा लगभग 72 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 72। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो जहां जहां प्राइमर लगा होगा, अब प्राइमर में एक चीज ये भी है कि जो अनीलिंग टेम्परेचर होता है प्राइमर का, वो उसी प्राइमर के मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि प्राइमर यहाँ पे आके अनील नहीं हो पाएगा, यानी बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो हमारा प्राइमर है उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग टेम्परेचर भी होगा, Tm मेल्टिंग टेम्परेचर। तो वो हो सकता है वो मेल्ट कर जाए और आके यहाँ पर बाइंड ना हो। तो जो भी बाइंडिंग टेम्परेचर या अनीलिंग टेम्परेचर होता है प्राइमर का, वो मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम रहता है, ताकि प्राइमर आकर यहाँ पर अनील कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन स्टेप की। यहाँ वापस से हमारे पास 3 प्राइम से 5 प्राइम हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसमें आके हमारा बाइंड करा था प्राइमर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और अब यहीं पे आके ये जो पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो आके डीएनटीपीज को ऐड करना स्टार्ट करेगी और यहाँ पे इस स्ट्रैंड को वो इलोंगेट कर देगी। सो हियर वी हैव दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम which is actually tag polymerase here. So यहाँ पर हम लोग कुछ और स्टेप्स, कुछ और फैक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं which is कोफैक्टर मैग्नीशियम, और साथ में यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा हमने इस डीएनए पॉलीमरेज को, डीएनटीपीज। तो डीएनटीपीज का एडिशन और मैग्नीशियम का एडिशन कराया, तो जाके इस डीएनए पॉलीमरेज ने इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रैंड को इलोंगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक ही बार इलोंगेट हुआ, तो हम लोग कराते हैं यहाँ पर 30 to 40 साइकिल्स का रिपीटिशन, यानी कि मशीन के अंदर ये जो प्रोसेस है ये 30 to 40 टाइम्स या 35 to 40 टाइम्स, कई बार जो भी हम सेट करेंगे उतनी बार ये साइकिल जो है रिपीट होगी, और जाके हमारा जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। अब ये हो गए बेसिक 3 स्टेप जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स इन द पीसीआर मशीन। मैंने ये भी बोला था स्टार्टिंग में कि कई बुक्स में कई बार मेंशन रहता है कि ये 5 स्टेप में परफॉर्म करी जाती है। तो क्या होगा, डीनेचुरेशन से पहले हम लोग एक इनिशियल डीनेचुरेशन का स्टेप करते हैं, उसको भी मैं बता देती हूँ एक बार। इनिशियल डीनेचुरेशन उसे हम बोलते हैं, यानी कि देखिए जो हमारा जीनोमिक डीएनए है वो बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा डीएनए होता है, तो वो जीनोमिक डीएनए अच्छे से डीनेचर हो जाए, अच्छे से उसके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएं, उसके लिए हम उसको डीनेचुरेशन से पहले इनिशियली एक और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर इज सेम 94 to 96 डिग्री सेल्सियस, पर ये हम उसको थोड़े ज्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं दिस इज फॉर 30 सेकेंड्स अप्रॉक्स। अनीलिंग जो होती है वो 15 से 30 सेकेंड्स रहती है, एंड देन एक्सटेंशन भी जो हो जाता है हमारा दैट इज अगेन इन 15 to 30 सेकेंड्स। पर जो इनिशियल डीनेचुरेशन में हम ये टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए, अप्रॉक्स 3 to 5 मिनट्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीनोमिक डीएनए अच्छे से बॉन्ड्स ब्रेक कर पाए। उसके बाद डीनेचुरेशन होगा सेकेंड। अगर हम उन 5 स्टेप्स की बात करें, इनिशियल डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, दीज 3 स्टेप्स विल बी द सेम। फिर
एक्सटेंशन के बाद जो होता है इसमें एक फाइनल एक्सटेंशन होता है, यानी कि अगर हो सकता है कोई स्ट्रेच डीएनए का ऐसा होगा, कोई पोर्शन जो एम्पलीफाई होने से रह गया होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है फाइनल एक्सटेंशन उस स्टेप को बोलते हैं, फाइनल एक्सटेंशन। तो फाइनल एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वही टेम्परेचर हम देंगे 72 डिग्री सेल्सियस, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 3 to 5 मिनट्स। तो फाइनल एक्सटेंशन देंगे, और अगर उस डीएनए को जो एम्पलीफाई होके आया है, वी वांट टू होल्ड इट, वी वांट टू स्टोर इट, तो एक लास्ट बोलते हैं हम इसको फाइनल एक्सटेंशन एंड होल्ड स्टेप, जहां पे हम उसको बाद में प्रिजर्व कर देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज। ओके, तो उसको बाद में हम लोग किसी भी अपने रिसर्च पर्पस में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इसी पीसीआर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 30 to 40 साइकिल्स होने के बाद हमारे डीएनए में जो स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे थे, उसकी मिल जाएंगी हमें मल्टीपल कॉपीज। अब ये हमने सिर्फ एक स्ट्रैंड को लेके यहाँ पर बात करी थी, तो ऐसा ही हमारा इस दूसरे स्ट्रैंड के साथ होगा। तो जो प्राइमर्स यूज किए जाते हैं 3 to 5 प्राइम वाले के लिए हम 5 to 3 का प्राइमर यूज करेंगे, मतलब जो प्राइमर इलॉन्गेट करेगा वो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। तो इस प्राइमर को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, जबकि ये जो 5 to 3 प्राइम वाला टेम्पलेट है इसके साथ भी ये सेम प्रोसेस होगा। तो इसका जो प्राइमर होगा वो इधर से 5 to 3 प्राइम आएगा इस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स प्राइमर। तो यहाँ पे दोनों प्राइमर्स यूज किए जाते हैं दो अलग अलग स्ट्रैंड्स के लिए, फॉरवर्ड प्राइमर एंड द रिवर्स प्राइमर। तो इस तरीके से जो है पीसीआर मशीन में ये तीनों स्टेप्स बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, और हमें हमारे डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। तो अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि आखिर इस टेक्निक को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ऐसे तो इस टेक्निक की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पर जहां ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड हो रही हैं वो मैं कुछ 3 मेन एप्लीकेशंस आपको बता दे रही हूँ, जिसमें सबसे पहले है मेडिसिन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम लोग कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन डेवलप करने के लिए, ड्रग टारगेटिंग के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हम लोगों में इनहेरिट हो जाती हैं हमारे पेरेंट्स से, जिनको हम जेनेटिक डिजीजेस बोलते हैं। अब ये डिजीजेस हमारे जीन्स में हुए हुए कुछ म्यूटेशंस की वजह से होती हैं, तो उन म्यूटेशंस को हम लोग पीसीआर की मदद से स्टडी कर सकते हैं, और फिर उसके लिए हम मेडिसिन बना सकते हैं उस स्पेसिफिक जीन के लिए। दूसरी चीज इसमें कि जब भी कोई जीन थेरेपी के यूज की बात आती है, यानी कि हम किसी जीन की मान लो डेफिशिएंसी हुई, किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने कोई और जीन वहां पर ऐड कर दिया या इंसर्ट कर दिया और हम लोगों ने जीन थेरेपी करी, तो वहां पर वो जीन किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस देगा, तो उन सबको हम लोग पीसीआर से स्टडी कर सकते हैं बाय सीइंग द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। दूसरी मेन जो एप्लीकेशन है इसकी वो है फॉरेंसिक साइंस में। अब फॉरेंसिक साइंस में जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत कॉमन है, आई होप आप सभी ने सुना होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिंगरप्रिंट्स का यूज करके हम लोग जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं उनका हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ दो इंडिविजुअल्स में वेरिएशन आ रहा है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स में भी ऐसा ही रहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही यूज किया जाता है अल्टीमेटली। क्रिमिनल सीन में एक क्रिमिनल है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इसी ने क्राइम किया है। तो जो भी मर्डरर सीन पर जब हम कहीं जाते हैं तो जिस इंडिविजुअल का मर्डर हुआ है उसके कुछ हम लोग फ्रेगमेंट्स, उसका डीएनए आइसोलेट करके उसको लेके एम्पलीफाई करके देखेंगे हमारे पे क्या प्रोडक्ट आ रहा है। फिर मान लीजिए दो सस्पेक्ट हमारे पास थे कि इधर दिस इंडिविजुअल ए इज द क्रिमिनल और इंडिविजुअल बी इज द क्रिमिनल, तो उन दोनों के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। फिर हम उस जिसका मर्डर हुआ है उस इंडिविजुअल का और इन दोनों का पीसीआर प्रोडक्ट मैच करेंगे आपस में, तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज द एक्चुअल क्रिमिनल। थर्ड मेन एप्लीकेशन इसकी जो है दैट इज रिसर्च एंड जेनेटिक्स में गाइस। तो जैसे ही हम लोग का आजकल रिसर्च का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर हमें
बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनके जीनोम में कुछ कंपैरिजन करना है किसी भी फैक्टर को लेके, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेके, तो हम लोग जीनोम की कंपेयरिंग पीसीआर के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड अनदर इन द लास्ट इज जीन मैपिंग। अगर हमें किसी जीन को स्पेसिफिकली लोकेट करके देखना है कि किस क्रोमोसोम पे कहाँ पे कौन से लोकस पे जीन प्रेजेंट है, तो हम लोग पीसीआर की हेल्प से इसको कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइज। कैसा लगा आप सबको प्लीज जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक की जो प्रीवियस वीडियोस रही हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज जाके उन वीडियोस को देखिए। आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।